हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 10 फरवरी। आज के द हिंदू में हमारे लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो हम लोग देखेंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन-कौन से टॉपिक है, वो मैं लगा चुका हूँ। देखिए, इंडिया एंड ग्रीस एग्री टू स्ट्रेंथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इन 5 ईयर रोड मैप। ठीक है? तो पहला ये हमारा मुद्दा रहेगा। दूसरा हमारे लिए कौन-सा रहेगा? रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स बीइंग यूज्ड फॉर एसआईआर सेज सुप्रीम कोर्ट। ओके, दूसरा मुद्दा ये रहेगा। और आपका थर्ड मुद्दा जो रहेगा, ये चांस फॉर इंडिया टू पॉलिश द किम्बरले प्रोसेस केपी। ठीक है, ये आपका थर्ड मुद्दा रहेगा। फोर्थ रहेगा कि आपका व्हाट इज द न्यू आरआरटी एस प्रोजेक्ट इन केरला। क्या है आरआरटी प्रोजेक्ट जो है वो केरला में क्या है, वो हम लोग देखेंगे। चौथा मुद्दा हमारा रहेगा। और जो फिफ्थ मुद्दा हमारा रहेगा, व्हाट इज द करंट कंट्रोवर्सी अराउंड फॉर्म 7। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। फिर सिक्स्थ में रहेगा हमारा एमसीक्यू। देखिए, एमसीक्यू का जो है ना आपका, जैसे ये मुद्दा मैं करवाया तो इसके बाद ही एमसीक्यू मैं करवाता हूँ। ठीक है, इस मुद्दे का। ठीक है, सारे मुद्दे जो भी होंगे उनके बाद जैसे ही करवाने के बाद आपका एमसीक्यू करवाया जाता है। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होता है आपको? इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको समझ आ जाती है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकता है, और हमारा जो रिकॉल, जो भी हम लोग मुद्दा पढ़ें उसका रिकॉल हो जाता है। ठीक है, एक बार रिकॉल खुद तुरंत हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर दोबारा मेरा तो यहाँ पे रिवीजन हो गया, और एक बार और आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप 2x में करके या 1.5x में करके आप वीडियो को देख सकते हैं, और इसका जो आपका एमसीक्यू है फिर से दोबारा आप लगा सकते हैं, ताकि आपको आने वाले करंट जो भी बनेगा या स्टैटिक्स पोर्शन जो भी बनेगा या जीएस का जो भी आपका प्री का अगर मुद्दा बनता है, या वनडे जो भी एग्जाम देते हैं उनके लिए जो मुद्दा बनता है, मतलब जो क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपको आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और आपका आसान हो जाएगा। यहाँ से आपको कहीं न कहीं बनना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे एक प्रिपरेशन का दिशा दे सकते हैं, और मेबी आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालीफाई भी कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू आप रखें तो आपका एग्ज़ाम आप क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आ, आगे बढ़ते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल जो है वैप्स एकेडमी। ठीक है, और इसका टेलीग्राम जो चैनल है आपका वैप्स एकेडमी 24। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, जिसको आप कॉपी करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्लस में इंस्टाग्राम जो है आपका आईडी वो भी दिया रहता है, उसका भी कॉपी करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे, 1000 हमारे सब्सक्राइबर प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा करवाइए, और जो भी पहले सब्सक्राइबर जो 1000 होंगे बच्चे, उनको वैप्स एकेडमी की तरफ से आपको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। और प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करके जाया कीजिए यार। कोई भी लाइक बहुत कम लोग करते हैं, इतने लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। आप अपना कमेंट भी रख सकते हैं कि सर आप इस तरीके से पढ़ाइए, या कैसे का क्या करना है, वो आप अपना कमेंट मांग आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुए। पहला जो हमारा मुद्दा है, देखिए मैं आज ये लगाने का कोशिश किया हूँ। हो सकता है आप लोग को लगता होगा कि सर कहाँ से पढ़ा देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। जैसे ये देखिए, इंडिया एंड ग्रीस एग्री टू स्ट्रेंथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इन 5 ईयर रोड मैप। ठीक है, देखिए जो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह है, और ग्रीस के आपका जो कौन कौन है आपका ग्रीस के आपका निकोलस जो है जॉर्जियस डेंडोलस। ठीक है, वो कौन है वहाँ के ग्रीक काउंटर पार्ट है। ठीक है, तो वो आए हुए हैं अभी दौरे पे, कहाँ आपका इंडिया में। ठीक है, दिल्ली में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा है आपका। देखिए, कहीं मैं अलग से नहीं लगवाता हूँ, ये देखिए सामने आपका ये वही चीज़ मैं लिखता हूँ, पहले भी पढ़ाया हूँ। तो ठीक है, जो मुद्दा रहता है उसको हाईलाइट कर देता हूँ। इंडिया एंड ग्रीस एग्री टू स्ट्रेंथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इन 5 ईयर रोड मैप। ठीक है, तो समाचार क्या है, मतलब न्यूज में क्या है, तो वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के रक्षा मंत्री जो हैं सॉरी 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 यार, अभी भी मेरी तबीयत तो वैसे ही है, अभी तक सही नहीं हो पाया है। ठीक है, चलते हैं। ग्रीस के जो रक्षा मंत्री हैं निकोलाओस जॉर्जियोस डेंडियस जो है के बीच
नई दिल्ली में क्या हुआ है, द्विपक्षीय बैठक हुआ है और बैठक का उद्देश्य भारत ग्रीस रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा सहयोग को और गहरा करना था। तो ये हमारा कल ही ये आपका जो जॉर्जियोस डेंडियस जो है रक्षा मंत्री आपका ग्रीस के, वो भारत आए थे और ये बैठक हुआ है। ओके, इसमें क्या क्या पॉइंट रखा गया है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, किस बिंदुओं पे बात हुआ है। तो पहला बिंदु जो है आपका साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारी। क्या है ये साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारी क्या है? तो शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और पारस्परिक सम्मान करने की बात कहा गया है। और क्या है दूसरा, क्या है कि भारत की आत्मनिर्भरता पहल और ग्रीस की एजेंडा 2030 रक्षा सुधारों के बीच तालमेल रखेगा। देखिए मैं आपका एजेंडा 2030 इसका क्या है ग्रीस का, वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, जो भी पॉइंट आपको आएगा मैं उसका आपका एनालिसिस करूंगा ही करूंगा, सिंप्लीफिकेशन करूंगा ही करूंगा। यही तो मेरा पर्पस है, यही पढ़ाने के लिए मैं आता ही हूँ। ऐसा नहीं आप समझिएगा कि सिर्फ द हिंदू आए उसको करवाए और चले गए, ऐसा नहीं है भाई। वो तो सब कोई करवा रहा है। मेरा पर्पस जो है आपका कि जो भी आपका पॉइंट जो है ना, पॉइंट जो बनता है, हो सकता है कि आप एजेंडा तो 2030 किसका है इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। एजेंडा 2030 में क्या है वो भी पूछ सकता है। तो मैं उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ही मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो भी नया लर्नर है प्लीज आप लोग पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्या है भारत की आत्मनिर्भरता भारत पहल और ग्रीस के एजेंडा 2030 जो है रक्षा सुधारों के बीच तालमेल होगा। और थर्ड जो हमारा है क्या कि रक्षा औद्योगिक सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा हुआ, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, ठीक है। और फोर्थ जो हुआ 5 वर्षीय रोड मैप पर काम की शुरुआत किया गया है। और पांचवा जो है पॉइंट क्या है कि 2026 के लिए द्विपक्षीय सहयोग योजना का आदान प्रदान होगा। आपका बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इन मुद्दों पे बात हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको थोड़ा सा न्यूज में पढ़ा था। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह हेल्ड ए बायलैटरल मीटिंग विथ ग्रीस मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस निकोलस जॉर्जियस डेंडिलस इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे, ठीक है। तो ये कल आए थे। और आपका क्या है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मीटिंग फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथिंग डिफेंस कॉपरेशन अंडर द इंडिया ग्रीस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, मैं आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ाता हूँ। और भी यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री बोथ मिनिस्ट्रीज रिट्रेटेड दैट द पार्टनरशिप वाज रूटेड इन शेयर्ड वैल्यूज ऑफ पीस, जो मैं आपको बताया, ठीक है, स्टेबिलिटी, फ्रीडम एंड आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दे एग्री to expand capacities of their indigenous defense industry by aligning in India's Atmanirbhar Bharat initiative with Greece defense reform under agenda जो है आपका 2030, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ क्या है intent on strengthening defense industrial cooperation was signed, marking the beginning of work on a 5-year roadmap। तो ये आपको मैं बताया हूं अभी तक जो मुद्दे में क्या क्या बात हुआ है वो पॉइंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है, विश्लेषण करते हैं क्या है इसका महत्व जो हम लोग देखते हैं थोड़ा। देखिए इसका रणनीतिक जो महत्व निकलता है यहाँ से विश्लेषण करने के बाद कि ग्रीस जो है ना पूर्वी मध्य सागर जो है आपका पूर्वी भूमध्य सागर जो है क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, ठीक है। यह सहयोग भारत की यूरोप के साथ रणनीतिक पहुंच को मजबूत करता है, ठीक है। रक्षा सहयोग भारत की बहु ध्रुवीय विदेश नीति आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सोच के अनुरूप ये है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा कि रक्षा औद्योगिक सहयोग का महत्व भी है, ठीक। जैसे आपका आत्मनिर्भर भारत, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हम लोग को लाना है, ठीक है। और तकनीकी हस्तांतरण और सह उत्पादन को प्रोडक्शन की संभावनाएं इससे बढ़ जाती है। ग्रीस का जो एजेंडा 2030 के है वो मैं आपके लिए लगाया हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लिए तो महत्व रखा, एक रणनीतिक महत्व, एक रक्षा औद्योगिक सहयोग का महत्व रखा। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे वो एजेंडा, ग्रीस का एजेंडा जो है 2030 क्या है वो हम लोग देखेंगे। देखिए ग्रीस का जो एजेंडा 2030 है ना
वो क्या है, सशस्त्र बलों का मॉडर्नाइजेशन करना या आधुनिकीकरण करना, ठीक है, यानी आधुनिकीकरण करना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। रक्षा उद्योग को पुनर्गठन करना, दोनों देशों का तालमेल, मेक इन इंडिया जो रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। और सैन्य सहयोग और सुरक्षा किस तरीके से काम करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, सैन्य से रक्षा सहयोग पर भी ये महत्व रखता है, ठीक है। बायलैटरल, जो मैं आपको बताया ना, ये आपका इसी में क्या महत्व रखता है ग्रीस का एजेंडा 2, वही मैं बताया हूँ, ठीक है। ये थर्ड मान लीजिएगा आपको, ठीक है। और फोर्थ में क्या है कि आपका सैन्य सहयोग और सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा, तो ये आप फोर्थ मानिएगा। बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान 2026 से क्या होगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास का निर्माण होगा, प्रशिक्षण होगा, क्षमता निर्माण बढ़ेगा, नौसैनिक और वायुसेना सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये क्या है, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा पर साझा दृष्टिकोण को अपना अपना रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और फोर्थ में क्या है, हमारा भारत की व्यापारिक विदेश नीति से भी जुड़ाव रखता है। कैसे, रणनीतिक साझेदारी भारत की रक्षा कूटनीति का प्रमुख स्तंभ है, और इंडो पैसिफिक के साथ साथ भूमध्य सागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति जो है, एक कहीं न कहीं ग्लोबल साउथ में आपका लीडरशिप को बनाने में ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत को एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा-सा पहले जानते हैं ग्रीस, ठीक है? ग्रीस के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो ग्रीस जो कंट्री है ना, ग्रीस दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है, ठीक है? साउथ पूर्वी यूरोप में स्थित है, यानी आपका इधर है, ठीक है? यानी आपका साउथ पूर्वी आपका यूरोप में स्थित है, यहाँ पे है, ठीक है। यह बाल्कन प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। अब बताइएगा, बाल्कन बाल्कन कंट्री कौन कौन है, मैं आपको बता दिया हूँ। प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जो भी मेरे पुराने आपका कंपिटिटर्स हैं या लर्नर्स हैं, वो आप जरूर बता दीजिएगा कि बाल्कन का हिस्सा कौन कौन है, और जीसीसी का हिस्सा यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा कौन कौन है, कौन कौन देश है सदस्य, तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगा, अगर आप नहीं बता पाए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर, नहीं हमको पता है, आप बता दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर स्थित है, तो ये आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। राजधानी यहाँ इसका कहाँ, एथेंस है। राजनीतिक प्रणाली संसदीय गणराज्य है, ठीक है। सदस्यता, ये किसका किसका सदस्य है, तो आपका नाटो का सदस्य है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। कौन, आपका ग्रीस। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, सीमाएं इसका जो लगता है, बाउंड्री जो लगता है, उत्तर नॉर्थ नॉर्थ में किसका, अल्बानिया के साथ, और नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम। मैसेडोनिया आपका नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है। तो ये कंट्री है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद बुल्गारिया के साथ लगता है, यानी नॉर्थ में अल्बानिया के साथ, नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ और बुल्गारिया के साथ। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ना इतना डिटेल बाउंड्री, क्योंकि पूछे जाते हैं, आप पीछे क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, ठीक है। पूर्व में इसका कौन सा लगता है, तुर्की से लगता है, तुर्की से। बीच में स्थित है एजियन सागर, ठीक है। पश्चिम में आपका कौन से लगता है, आयोनियन सागर, ठीक है। इसके पार इटली, ठीक है, इसके पार जो है इटली है। और दक्षिण में कौन सा लगता है, भूमध्य सागर लगता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, किन से बाउंड्री शेयर करता है। समुद्र एवं जल निकाय क्या है, एजियन सी, ग्रीस और तुर्की के बीच में है। ग्रीस ऊपर है और आपका तुर्की नीचे है, यानी बीच में कौन सा आ गया, एजियन सी आ गया, ठीक है। आयोनियन सी आपका ग्रीस और इटली के बीच में है। ग्रीस और इटली के बीच में कौन सा आ गया आपका, आपका तो ये आपका आ गया आपका आयोनियन सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी दक्षिण में है, इसके दक्षिण में हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। क्रेटे द्वीप जो है भूमध्य सागर में स्थित है, ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप। ये याद रखिएगा, क्रेटे द्वीप ये ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। तो ये पॉइंट आप लोग जो भी है ना, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, स्टार मार्किंग है ये तीनों स्टार मार्किंग है। इस तरीके से पूछे जाते हैं किसको किसके बीच में है, ठीक है। ग्रीस में हजारों द्वीप है, ठीक है। प्रमुख द्वीप समूह जो है आपका सिसेलेडेस है जो एजियन सागर में है, आपका डोडे कैनेस है जो तुर्की के पास है, आयोनियन आयोनियन जो आइलैंड है वो पश्चिम में है इसके, आपका ग्रीस के, ठीक है। ग्रीस के प्रमुख पर्वत कौन कौन है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, माउंट ओलंपस, ठीक है, माउंट ओलंपस आपका स्टार मार्किंग है, आप लोग देखिए, मैं लगा के लाया हूँ भी, ये आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, इसकी ऊंचाई लगभग जो होता है
कितना है 2918 मीटर, ठीक है। पिंडस पर्वत हो गया, ठीक है, पिंडस माउंटेन। और थर्ड जो है आपका रोड रोड रोडप रोडप, ठीक है, रोडप पर्वत, ठीक है। ग्रीस का प्रमुख नदियां कौन सा है, देखिए स्टार मार्किंग लगाइएगा। अलियाक अलियाकाम मोन, ठीक है, अलियाक मोन नदी, ठीक है। अलियाक मोन रिवर जो है आपका ग्रीस का सबसे लंबी नदी है। तो ग्रीस का सबसे लंबी नदी कौन है, अलियाक मोन नदी, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, उत्तरी ग्रीस में ये बहती है और एजियन सागर में ये गिरती है, यानी मुहाना बनाती है, कहाँ, एजियन सी में, ठीक है। एक्सियो एक्सियोस नदी, ठीक है, एक्सियस नदी या वरदार इसको बोला जाता है नदी, उत्तर मैसेडोनिया से निकलती है, इसको भी स्टार मार्किंग लगा लीजिएगा। एक्सियोस जो या वरदार जो है आपका रिवर जो है उत्तर मैसेडोनिया से निकलती है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। एब्रोस नदी कहाँ है, आपका ग्रीस तुर्की सीमा बनाती है। तो ये आप याद रखिए, ग्रीस और तुर्की का सीमा कौन बनाता है, तो आपका एब्रोस नदी। और यहाँ पे आइलैंड का नाम बताइएगा, ठीक है, कौन सा आइलैंड है, ठीक है, ग्रीस और तुर्की के बीच में एजियन सागर में गिरती है। ये मैं अभी आपको बताया, तो प्लीज जो भी देखते हैं जो आप बताया कीजिए, ठीक है। एजियन सागर में ही मुहाना बनाती है। नोस्टस नोस्टस नदी या मेस्टा, नोस्टस या मेस्टा, ये बुल्गारिया से निकलती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी ग्रीस में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा भारत और ग्रीस का संबंध हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए, भारत और ग्रीस के संबंध जो है प्राचीन सभ्यतागत जो संपर्कों से लेकर आधुनिक, मतलब प्राचीन सभ्यता से ही हमारे बीच संबंध है ग्रीस का। ग्रीस में ही पहले जो ओलंपिक जो खेला गया था वो बहुत पहले का गेम है। ओलंपिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो ग्रीस में ही एथेंस में हुआ था, इसकी जो राजधानी है एथेंस वहीं हुआ था पहली बार, ठीक है। भारत और ग्रीस के संबंध प्राचीन सभ्यतागत संपर्कों से लेकर आधुनिक रणनीतिक साझेदारी तक विकसित हुए हैं। दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और शांति, स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं बहुध्रुवीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं ग्रीस, ठीक है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध क्या है, देखिए जब सिकंदर आया था आपका, अलेक्जेंडर के जो सिकंदर के भारत आगमन से यूनानी भारतीय संपर्क को बढ़ावा मिला था। और भारतीय दर्शन, गणित एवं विज्ञान पर यूनानी प्रभाव भी दिखता है, ठीक है। जो रोमन जो हमारा जो लिखा जाता है रोमन संख्या, वो कहीं ना कहीं यूनानी का ही देन है, ठीक है। दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता जैसे हड़प्पा हो गया, यूनानी सभ्यता, दोनों का ये प्राचीन सभ्यता माना जाता है, ठीक है। आपका राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध कैसा है, 2023 में देखिए भारत ग्रीस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। नियमित उच्च स्तरीय यात्राएं होते हैं, संवाद होता है, संयुक्त राष्ट्र एवं बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग किया जाता है आपस में, ठीक है। रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग कैसा है, रक्षा मंत्रीय स्तर पर नियमित संबंध जैसे अभी हो रहा है आपका, निकोलस डिंडियस आए हैं, ठीक है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन होता है आपका, बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान 2026 बनाया गया है। भारत की आत्मनिर्भर भारत रक्षा में और ग्रीस के एजेंडा 2030 के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि होता है, ठीक है। हमारा आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध कैसा है, देखिए व्यापारिक और आर्थिक संबंध भी इनके बीच बहुत बड़ा है, ठीक है। कैसा है देखिए, 2023-24 में जो फाइनेंशियल ईयर में है, भारत ग्रीस के बीच कुल द्विपक्षीय जो बायलैटरल ट्रेड लगभग हुआ था आपका 1.93 बिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है। इसमें से भारत की जो निर्यात रहा था, एक्सपोर्ट किया था लगभग 1.05 बिलियन डॉलर का आपका निर्यात किया था भारत, और आयात कितना किया था, लगभग 0.88 बिलियन किया था मात्र। सोचिए कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका जो है कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे आगे रहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बढ़त है। 2024 के ताजे आंकड़े के से देखिएगा तो भारत से ग्रीस के निर्यात जो किया गया है वो लगभग 1.17 बिलियन, लगभग आपका जो 23-24 वाले जो है ना आपका फाइनेंशियल ईयर से कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादा वृद्धि हो रही है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, लगभग आपका कितना हुआ है, 1.12 बिलियन का बढ़ावा दिखा है, ठीक है। ग्रीस से भारत की ओर आयात कितना किया गया है, तो 1.
वन थ्री सॉरी 131 मिलियन यूएस डॉलर, कहीं ना कहीं कम है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मतलब है कि भारत ग्रीस के बीच भारत की निर्यात बहुत अधिक है, लेकिन ग्रीस की निर्यात अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर निरंतर वृद्धि हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है? शिपिंग हो गया, पर्यटन हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया। ग्रीस भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी गेटवे टू यूरोप जो होता है, कौन है आपका? ग्रीस है। ठीक है, किसके लिए? भारत के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, ग्रीस भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चंस में बनाए जा सकते हैं। अब इसका रणनीतिक महत्व क्या है? तो ग्रीस पूर्वी मध्य भूमध्य सागर में स्थित है, जो ऊर्जा और समुद्री मार्गों के लिए महत्वपूर्ण होता है। नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने से भारत को क्या है? यूरोपीय रक्षा ढांचे से जुड़ाव भी दिखाता है, और भारत की यूरोप नीति और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बल प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौती है? देखिए, व्यापारिक संबंधों की सीमित गहराई है, रक्षा सहयोग का प्रारंभिक चरण है अभी, और भौगोलिक दूरी भी बहुत ज्यादा है। और आगे की राह क्या हो सकता है? तो रक्षा उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण किया जाना चाहिए, संयुक्त अनुसंधान और स्टार्टअप सहयोग बढ़ाना चाहिए, लोगों के संपर्क को में और भी वृद्धि लाने की आवश्यकता है। तो ये हमारा समाधान हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एजेंडा जो 2030 जो कर रहे थे क्या है। देखिए, ग्रीस का एजेंडा 2030 ग्रीस सरकार की एक दीर्घकालिक रक्षा सुधार योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रीस की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और भविष्य उन्मुख बनाना है। एजेंडा 2023 का 30 का प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? तो देखिए, पहला उद्देश्य जो है इसका कि सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना का तकनीकी उन्नयन करना, उन्नत हथियार प्रणाली और डिजिटल क्षमताएं बढ़ाना, रक्षा उद्योग का सशक्तिकरण करना, घरेलू रक्षा उत्पादनों को क्या है? बढ़ावा देना, विदेशी साझेदारी के साथ सह उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण करना, रणनीतिक स्वायत्तता और बाहरी निर्भरता को कम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयों में स्वतंत्रता लाना। ठीक है, नाटो हो गया, यूरोपियन यूनियन के साथ समन्वय करना। ग्रीस नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य भी है, और एजेंडा 2030 के तहत रक्षा सुधार नाटो मानकों के अनुरूप है। तो मानव क्या है? संसाधन और प्रशिक्षण सुधार आएगा, सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण होगा, और साइबर जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई युद्ध तकनीकों पर भी फोकस किया जाएगा एजेंडा 2030 के तहत। आपका ग्रीस का जो है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के लिए क्या महत्व रखता है एजेंडा 2030 आपका? तो भारत के आत्मनिर्भर जो भारत है, रक्षा जो पहल है के साथ प्राकृतिक सामंजस्य स्थापित करता है, और रक्षा उत्पादन, रख रखाव और संयुक्त अनुसंधान के अवसर प्रदान करते हैं। यूरोपीय रक्षा बाजार में भारत की पहुंच को और भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी हाँ, आपके लिए क्या लगाया गया है? क्वेश्चंस लगाए गए हैं, तो आप लोग प्लीज क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि माउंट ओलंपस ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत है, सही है। पिंडस पर्वत श्रेणी ग्रीस को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करता है, तो क्या ये विभाजित करता है? ये भी सही है। रोड पे पर्वत श्रेणी दक्षिण ग्रीस में स्थित है, ऐसा नहीं है, दक्षिण में ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्या? क्योंकि रोडवे पर्वत जो है उत्तर पूर्वी ग्रीस में स्थित है, ना कि आपके दक्षिण में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपके लिए कि पिंडस पिंडस पर्वत श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है, चलिए ये भी सही है। इसे बैकबोन ऑफ ग्रीस कहा जाता है। देखिए, क्या है ना, एमसीक्यू जब मैं आपको करवाता हूँ ना, तो कुछ कुछ आपका जो पॉइंट्स रहते हैं वो आपको नोट डाउन करना चाहिए, जो मैं अगर आपको नहीं जैसे देखिए क्या है, मेरे मेरे लिए भी प्रतिबद्धताएं और कुछ आपका प्रतिबंधित मैं भी हूँ। ठीक है, कुछ चीजें से बंधा मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम, आपको अगर मैं 2 घंटा और 3 घंटा का अगर क्लास अगर करंट का करवाऊंगा, तो फिर आप ही बोलोगे कि सर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये भी आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि एमसीक्यू करवाने से आपको क्या हो जाता है, जो भी चीजें अगर छूटती है
जैसे मान लो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट आ गया कि बैकबोन ऑफ ग्रीस किसको कहा जाता है, तो पिंडस पर्वत को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स में कई बार बोला हूँ कि आप व्हाइट शीट पेपर लीजिए और वहाँ पे डेट डालिए। आज जैसे 10 फरवरी है, 10 फेब 2026 ऐसे डाल के और आप अपना शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बैकबोन ऑफ ग्रीस, ठीक है, बैकबोन ऑफ ग्रीस, ठीक है, किसको, पिंडस माउंटेन, ठीक है, पिंडस पर्वत, इस तरीके से लिखिएगा। तो आपको क्या हो जाएगा कि जो आने वाले और भी कुछ चीजें हैं जो मुद्दे में रहते हैं तो वो आपको पता चलेगा और जिससे आपका स्टैटिक्स पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि आपका यह मुख्यतः द्वीपीय ग्रीस में स्थित है, ऐसा नहीं है, ये द्वीपीय ग्रीस में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपका पिंडस पर्वत मुख्य भूमि में है, मेनलैंड में, ग्रीस में स्थित है, तो ये भी सही हो गया। अगला जो है क्वेश्चन आपका मुद्दा जो है, देखिए आपका अगला मुद्दा जो है, मैं आपको सीधे आपको इसका जो है ना, ठीक है, देखिए अगला मुद्दा क्या कह रहा है आपका कि रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स बीइंग यूज्ड फॉर एसआईआर सेज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप जो मुद्दा लगाए हुए हैं वो न्यूज़पेपर का ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज का ही है, ठीक है, फर्स्ट पेज का है और वो तो मतलब लास्ट पेज यानी 13 पेज का था, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव आपका रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स आपका बीइंग यूज्ड फॉर एसआईआर सेज, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मैं कहीं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि क्लियरिंग द ईयर बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सूर्यकांत जी है। ऑन मंडे एक्सटेंडेड द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन phase of the West Bengal SIR for a week beyond the current deadline on of February 14। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। डायरेक्शन फॉर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट क्या क्या दिया है, तो वेस्ट बंगाल का डीजीपी शुड फाइल एन एफिडेविट रिस्पॉन्डिंग टू एलिगेशन ऑफ ऑर्केस्ट्रेटेड वायलेंस एट वेरिफिकेशन सेंटर। तो दूसरा क्या है कि इलेक्शन कमीशन कैन टेम्पोरली आपका डिप्लॉय a fresh batch of personnel provided by the आपका स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रिवीजन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या है, आपका डायरेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मैं आपको जरूर बताऊंगा पीछे आगे भी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ क्लियर करवा रहा हूँ कि देखिए मैं कहीं और से नहीं पढ़ाता हूँ, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है, उसी का मैं एनालाइज करवाता हूँ। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं, हमारा क्या है, देखिए समाचार में क्यों है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण एसआईआर के दौरान इलेक्शन कमीशन द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर टूल्स को अत्यधिक प्रतिबंधात्मक जो है, वेरी रिस्ट्रिक्टिव बताया, ठीक है। और अदालत का कहना है कि ये टूल्स भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में नामों की स्वाभाविक विभिन्नताओं को स्वीकार करने में विफल है, ठीक है। हमारे देश का जो सामाजिक जो असमानता है ना, विविधता है, ठीक है, समाज में जो विविधता है इतना, उसको ये स्वाभाविक विभिन्नताओं को स्वीकार करने में जो एआई टूल्स हैं, जो आपका इसमें टूल्स अपनाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विफल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पहले तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आपके लिए एसआईआर में लाया हूँ, ठीक है, एसआईआर में देखता हूँ पहले आपको एसआईआर, ठीक है। देखिए एसआईआर आप लोग जान लीजिए, बहुत दिन से ये मुद्दा आ रहा था, मैं इसको नहीं करवा रहा था क्योंकि बहुत पहले बहुत लोगों ने करवाया है, ठीक है। तो लेकिन हमारे जो आप लोग लर्नर हैं, जो कंपटीटर्स हैं, वो प्लीज़ आप लोग के लिए मैं इतना कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग, बहुत मेहनत करता हूँ यार, प्लीज़ आप लोग छोटा-सा लाइक करने के लिए बोलता हूँ और 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो जो भी पहले सब्सक्राइबर होइएगा ना, बनिएगा, उनको हमारे वेब्स अकेडमी की तरफ से स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा और प्लीज़ अपनी माँगों को कमेंट के रूप में ज़रूर आप रखें, ठीक है। और कैसा आपको सेशन लगता है ज़रूर हमें बताएं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। एसआईआर का मतलब क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है।
यानी आपका क्या है, ये एसआईआर मतदाता सूची जो इलेक्टोरल रोल जो रहता है को पूरी तरह जांच पड़ताल कर शुद्ध और अद्यतन करने की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जाता है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे याद याद रखिएगा कि ये शुद्ध और जो भी है अद्यतन करने की एक विशेष प्रक्रिया है, ठीक है, मतदाता सूची को, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? सेकंड पॉइंट आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह है सामान्य वार्षिक संशोधन से अधिक व्यापक और कठोर होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एसआईआर क्यों किया जाता है, ठीक है। विषय जो आपका एसआईआर है स्पेशल, आपका स्पेशल जो आपका इंटेंसिव रिवीजन है वो क्यों किया जाता है, तो ये आप पर्पस क्यों है इसका, तो एसआईआर का उद्देश्य होता है कि फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाना। जो मान लिया जाए फर्जी है ना, एक जगह से दूसरे जगह का भी वोटर आईडी कार्ड बना लिए हैं, तो उनको क्या है, हटाना है। योग्य नागरिक का नाम जोड़ना है, इससे हटाया भी जाता है, नाम जोड़ा भी जाता है। और थर्ड क्या है कि मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों का नाम हटाना है। मतलब जो मर गया है या तो कोई अलग देश में चला गया है, तो उसको उसका जो नाम है वो यहाँ से हटाया जाएगा, या कहीं ना कहीं मतलब इस जगह से जाकर कहीं और जगह पे जाकर बसा हुआ है तो उसका नाम हटाया जाता है। फिर क्या है, मतदाता विवरण जैसे नाम हो गया, उम्र हो गया, पता आदि की सत्यता सुनिश्चित करना इसका काम होता है, ताकि क्या हो, स्वच्छ, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव हो सके। तो ये इसका क्यों करवाया जाता है इसका भी आप याद रखिएगा, ठीक है, उद्देश्य। आगे चलते हैं, एसआईआर जो है कब कराया जाता है, तो देखिए कब कराया जाता है, यानी जब जब बड़ी संख्या में विसंगतियां, यानी आपका जब बड़ी संख्या में इस संख्या में क्या हो कि इसमें चुनाव मतलब मतदाता सूची में आपका विसंगति आ जाए, तो पाई जाए, तब क्या होता है, आपका करवाया जाता है, ठीक है। लंबे समय से गहन पुनर्निरीक्षण आपका पुनरीक्षण ना हुआ हो तब कराया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन या प्रवासन अधिक हो जाए तो करवाया जाता है। चुनाव बंगाल में इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि माइग्रेंट वहाँ बहुत ज्यादा हो बस गए और बहुत समय से नहीं हुआ है। चुनाव से पहले मतदाता सूची पर गंभीर सवाल हो, ठीक है, तो उसके लिए भी करवाया जाता है। और यह नियमित जो प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये विशेष परिस्थितियों में कराई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है कैसा है ये हम लोग देखेंगे। देखिए पहले ये क्या करता है एसआईआर, आपको आज एसआईआर के बारे में ना आप तो खुद ही आप ईआरओ बन जाइएगा, ईआरओ, ठीक है। ये ईआरओ क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या है, घर घर आप सत्यापन कीजिएगा, ठीक है। पहला क्या होता है, घर घर सत्यापन करना। बूथ बूथ पर बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है जिसको बोला जाता है बीएलओ, उसके द्वारा मतदाताओं की भौतिक जांच यानी फिजिकल वेरिफिकेशन, घर पे जाके उसको सामने से देखा जाता है, ठीक है। डेटा मिलान किया जाता है, उनका नाम का, उसका उम्र का, पता का, फोटो का, इपिक नंबर का, ठीक है। इपिक नंबर जो दिया जाता है, जैसे आपको इपिक नंबर मिला होगा KYC 0869, ये इस तरीके से नंबर रहता है, तो ये आपका इपिक नंबर होता है। और डिजिटल टूल्स या सॉफ्टवेयर का उपयोग यहाँ पे किया जाता है ये सब मिलाने के लिए, ठीक है। इसी के लिए रिस्ट्रिक्टिव बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिपेंसी जो है, डिस्क्रिप्शन मतलब चिन्हांकन, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी चिन्हांकन जो किया जाता है आपका, वो क्या है आपका, कहीं ना कहीं जो आपका मतलब डिस्क्रिपेंसी जो है ना, विसंगति हो गया, विसंगति जो चिन्हांकन हो गया उसको करता है। जैसे नाम की वर्तनी, उपनाम, ठीक है, उम्र और पता में अंतर, तो ये आपका किया जाता है, ठीक है, यानी विसंगति चिन्हांकन किया जाता है। फिर क्या है कि नोटिस एवं स्पष्टीकरण दिया जाता है, मतदाताओं से दावा और आपत्ति यानी क्लेम और ऑब्जेक्शन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज मांगे जाते हैं, ठीक है। कि आप मान लिया कोई दस्तावेज जो आप मांगा जा रहा है, देखिए जो फॉर्म 7 है ना, जो आपका लास्ट मुद्दा जो है वो इसी पे आधारित है, तो वो भी मैं आपको जब बताऊंगा, ये पूरा जब आप जान लीजिएगा तो लास्ट का जो मुद्दा जानने में बहुत आसानी होगा।
अंतिम निर्णय जो कौन लेता है, देखिए मैं ईआरओ बता रहा था आपको, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लेता है, ठीक है। द्वारा नाम जोड़ना या हटाना हटाना या सुधार करना, ये अंतिम निर्णय किसके पास रहता है, आपका ईआरओ के पास रहता है, यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो आप लोग जान गए होंगे कि पहले घर जाएगा, फिर उसके बाद डेटा मिलान करेगा उसका, फिर उसके बाद जो विसंगति होगा उसको चिन्हांकन करेगा, फिर आपको नोटिस देगा या स्पष्टीकरण मांगेगा, मतलब क्लेम्स ऑफ ऑब्जेक्शन करने का समय देगा। उसके बाद अंतिम निर्णय लेगा कि नाम जोड़ना है, हटाना है या सुधार करना है। ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम होता है। कौन शामिल होता है इसमें, एसआईआर में? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, ईआरओ, बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ, ठीक है, आवश्यक होने पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी काम करता है, यानी अंतिम अधिकार जो है आपका इलेक्टोरल आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास ही रहता है। अब संवैधानिक इसमें सुधार आधार आधार क्या है इसमें, तो अनुच्छेद जो 2324 है वो चुनाव आयोग की शक्तियां प्रदान करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 जो है आपका, उसकी धारा 21 मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार देता है, और बेशक मताधिकार का कौन देता है, आर्टिकल 326। और जिनको ज़्यादा पॉलिटी का पढ़ने का है, अगर वो नहीं कंप्लीट किए हैं तो प्लीज मेरा पॉलिटी एमसीक्यू चल रहा है, वो चल नहीं रहा है, अब पूरे तरीके से कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ एमसीक्यू टॉपिक वाइज। जिस तरीके से अभी भी आपका ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज चल रहा है एमसीक्यू, और हिस्ट्री का एमसीक्यू चल रहा है टॉपिक वाइज, उसी तरीके से पॉलिटी का पूर्ण रूप से करवा दिया गया है, और हमारे प्ले लिस्ट उसका बना दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ से हमारा मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग देख लिए थे। अब आंकड़ों के सुप्रीम कोर्ट जो है आंकड़ों की चिंता कर रहा है, इस तरीके से हम लोग देखे थे। ओके, तो यहाँ पे है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मुख्य अवलोकन करते हैं, क्या क्या इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो पहला देखिए, सॉफ्टवेयर और नेचुरल वेरिएशन का मुद्दा, न्यायमूर्ति आपका जॉय माल्य बागाची ने कहा कि रॉय और राय, ठीक है, रे जैसे उपनाम बंगाली परिवारों में कुमार का मध्य नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसी सामान्य बातों को सॉफ्टवेयर द्वारा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मान लिया जाएगा, यानी आपका विसंगति मान लिया जाएगा, ठीक है। इससे अनावश्यक नोटिस और नागरिक पर बोझ बढ़ रहा है, तो ऐसा कहा गया। मूल प्रश्न क्या है कि क्या तकनीक का प्रयोग समावेशन के बजाय बहिष्करण को बढ़ावा दे रहा है? तो ये एक क्या है, एक प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आंकड़ों की दूसरा क्या है, आंकड़ों की चिंता जुड़ी, आंकड़ों से जुड़ी चिंता, जैसे राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि लगभग आपका 1.4 करोड़ लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का शिकार हुए हैं, के श्रेणी में आए हैं, यानी विसंगति हुआ है। इनमें से 70 लाख लोगों को केवल मामूली नाम संबंधी अंतर के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ा है। यह मताधिकार यानी राइट टू वोट के प्रयोग में बाधा बन सकता है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है, देखिए हम लोग एसआईआर पूरा जान गए हैं, अब कितना आसान है हम लोग के लिए ये सब समझना, ठीक है। राइट टू वोट आपका आर्टिकल 326, ये मैं अभी पढ़ाया हूं, तो आपको लेके आसान होगा ये। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की समय सीमा बढ़ाई गई, ये निर्देश है, ठीक है। 14 फरवरी के जगह 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाए। प्रशासनिक जवाबदेही, दूसरा क्या है, प्रशासनिक जवाबदेही, पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया प्रशासनिक जवाबदेही। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को एसआईआर केंद्रों पर कथित हिंसा दस्तावेज जलाने के आरोप पर व्यक्तिगत हलफनामे यानी पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मानव संसाधन तैनाती, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को निर्देश है कि वह राज्य द्वारा दिए गए 8,505 नए कर्मियों को अस्थायी रूप से एसआईआर में लगाए, ठीक है। आपका माइक्रो ऑब्जर्वर्स पर स्पष्टता क्या है, माइक्रो ऑब्जर्वर केवल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का सहायता करेंगे। अंतिम निर्णय का अधिकार जो होगा ईआरओ का ही होगा, जो आपका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ही लेंगे, ठीक है। संवैधानिक
आपका और प्रशासनिक विश्लेषण क्या बनता है यहाँ से? देखिए क्या होता है ना कि पहला जो होगा मताधिकार और संविधान। देखिए मत देने का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार ना हो, लेकिन क्या है कि यह लोकतांत्रिक शासन का आधार तो मताधिकार होता है ना, मतदान मतदान करना मतदान करना, ठीक है? अनुच्छेद 326 से बेशक मताधिकार है और अत्यधिक तकनीक शक्ति से वास्तविक मतदाताओं का बहिष्करण लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है, ठीक है? दूसरा क्या है आपका कि तकनीकी बनाम सामाजिक विविधता, जैसे भारत में भाषाई, सांस्कृतिक और नामकरण की विविधता पाई जाती है। वन साइज फिट्स ऑल सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण जो भारतीय वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता है, वन साइज फिट्स ऑल वाला जो है नहीं खाता है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन जजमेंट का संतुलन आवश्यक है। ये कहीं न कहीं आपका जीएस-4 का मुद्दा बनता है, एथिक्स का मुद्दा बनता है, ठीक है? और आपका साइंस का भी, साइंस टेक का भी मुद्दा बन जाता है और आपका राज्य और संघ का मुद्दा जो बनता है आपका जीएस पेपर 2 से। तो ये कहीं न कहीं 1 2 3 4 पेपर से ये मुद्दा बनता है, ठीक है? तो आप लोग ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो भी यूपीएससी वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता और न्यायिक समीक्षा क्या है? तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है आर्टिकल 324 के तहत, लेकिन उसके कार्य न्यायिक समीक्षा के दायरे में ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप संस्थागत संतुलन, चेक एंड बैलेंस को दर्शाता है, जो अभी किया गया है, ठीक है? अब प्रशासनिक और तकनीकी क्या है, तो समस्या इसमें है कि वन साइज फिट्स ऑल सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जो मानवीय विवेक की कमी को दर्शाता है। आवश्यकता क्या है, टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन जजमेंट होना चाहिए। स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में की समझ और भी बढ़ाना चाहिए और डिजिटल गवर्नेंस नॉट इक्वल टू मैकेनिकल गवर्नेंस, ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की बात है। एसआईआर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसका हम लोग करते हैं आपका आपका क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं आपको तो ये आपका आंसर ही दिखा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मैं पूछता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका, पहला जो है कि यह मतदाता सूची का एक विशेष और गहन पुनरीक्षण है, सही है। यह हर वर्ष सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से कराया जाता है, ऐसा कहीं नहीं है। और थर्ड आपका बोला गया है कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है, तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर ही आपका विशेष परिस्थितियों में कराया जाता है, तो इसलिए हमारा जो दूसरा कथन था गलत था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता के नाम को जोड़ने के या हटाने से संशोधित करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का संवैधानिक आधार मुख्यतः किस अनुच्छेद से है, तो आपका आर्टिकल 324 के तहत से, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले जो क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन एसआईआर और सामान्य पुनर्निरीक्षण के बीच सही अंतर को दर्शाता है, तो ये कौन सा है आपका, ये ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। एसआईआर अधिक व्यापक और गहन प्रक्रिया है, ठीक है, प्राकृतिक समान पुनरीक्षण की तुलना में अधिक गहन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये एडिटोरियल एडिटोरियल लगाया गया है आपका। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए चांस फॉर इंडिया पॉलिश द किम्बरले प्रोसेस, ठीक है। क्या है ये किम्बरले प्रोसेस, थोड़ा सा आपको जूम करके मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या कहा गया है। देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इंडिया हैज एज्यूम्ड द chair of the Kimberley process for the year 2026, ठीक है। द किम्बरले प्रोसेस इज ए मल्टीनेशनल मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर फॉर गवर्निंग द ट्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, द रफ या क्या बोला जाता है यहाँ पे, और प्री पॉलिश्ड डायमंड्स विच आर यूज्ड इलीगली बाय रिबल और इंसर्जेंट ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू अंडरमाइन, ओके, और थ्रेटन लेगिटिमेट, ठीक है, गवर्नमेंट्स। ओके, तो ये आपका देख लीजिए। यहाँ पे मैं कहीं और से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरे तरीका से इसी का एनालाइज करके आपके क्या एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है उस पॉइंट को मैं निकाल के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, हम लोग चलते हैं
क्या है आपका समाचार यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि भारत ने 2000 वर्ष 2026 के लिए किम्बरले प्रोसेस यानी केपी की अध्यक्षता संभाली है। किम्बरले प्रोसेस एक बहुपक्षीय वैश्विक तंत्र है जिसका उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट डायमेंट्स यानी संघर्ष हीरे के अवैध व्यापार को रोकना होता है। तो इसका क्या बना है, भारत अध्यक्ष बना है। किम्बरले प्रोसेस है क्या, तो ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। जो संघर्ष डायमंड जो होता है, ऐसे रफ डायमंड जिनका उपयोग विद्रोही आतंकी समूह समूह और वैध सरकारों को कमजोर करने के लिए किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है आपका कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। तो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का परिभाषा आप लोग जान गए कि ऐसे रफ डायमंड जिनका उपयोग विद्रोही आतंकी समूह वैध सरकारों को कमजोर करने के लिए करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुआ था आपका किम्बरले प्रोसेस का, तो ये 2000 में हुआ था, मई 2000 में। दक्षिणी अफ्रीकी देशों की ये पहल है और 2003 में ये 37 देशों के साथ समझौता किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम लागू हुआ गया और वर्तमान में स्थिति है कि आपका 60 प्रतिभागी है, पार्टिसिपेटर्स है और 86 देश इसमें शामिल है। वैश्विक 99.8% रफ डायमंड प्रोडक्शन को ये कवर करता है आपका किम्बरले प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। हर रफ डायमंड कंसाइनमेंट के साथ आपका किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। केवल किम्बरले प्रोसेस कंप्लेंट देश के बीच व्यापार की अनुमति दिया जाता है। सदस्य देशों पर दायित्व होता है कि उत्पादन एवं व्यापार से जुड़ी सटीक जो सांख्यिकी डेटा हो जो होता है ऑडिट आपको साझा करने की जरूरत होता है। जिसमें प्रमुख देश कौन कौन है आपका, तो ये आपका है अंगोला हो गया, बोत्सवाना हो गया, कनाडा हो गया, कांगो हो गया, आपका नामीबिया हो गया, रसिया हो गया। कुल उत्पादन का ये सब जो है 85% से अधिक यहीं पे उत्पादन होता है। ठीक है, अगला जो है क्या बोल रहा है कि भारत की भूमिका और रणनीतिक महत्व क्या है किम्बरले प्रोसेस का जब ये अध्यक्ष बना। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत हीरा उत्पादक नहीं है, लेकिन क्या है वैश्विक रफ डायमंड इंपोर्ट्स का लगभग लगभग 40% यहाँ पे आयात होता है और दुनिया का सबसे बड़ा जो कटिंग एंड पॉलिशिंग हब जो है ना हमारा क्या है, इंडिया है, यानी सूरत और मुंबई में होता है। भारत के निर्यात, ठीक है, भारत के निर्यात चीन, हांगकांग, इजराइल, यूएई, यूएसए, ठीक है, आपका भारत जो है आपका निर्यात करता है। भारत ग्लोबल डायमंड वैल्यू चेन के केंद्र में है। ठीक है, यही स्थिति भारत को आपका किम्बरले प्रोसेस में विशेष रणनीतिक प्रभाव देती है। ठीक है, लिवरेज देती है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। किम्बरले प्रोसेस से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड की संकीर्ण परिभाषा है। वर्तमान परिभाषा केवल रिबेल ग्रुप्स बनाम सरकार तक सीमित है। इसमें शामिल नहीं है राज्य प्रायोजित हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, मानव तस्करी, ये सब शामिल नहीं है। पर्यावरण क्षति, ये सब शामिल नहीं है। अवैध, ठीक है, तो ये दूसरा क्या है, निर्णय प्रक्रिया में राजनीतिक विटो है। जैसे किम्बरले प्रोसेस में निर्णय सर्वसम्मति से कोई भी देश विटो कर सकता है। ठीक है, सवाल ये उठता है यहाँ पे कि अगर राजनीतिक कारणों से निर्णय रोका जा सके तो क्या किम्बरले प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट डायमंड की पहचान कैसे किया जाएगा, तो ये आपका सवाल बनता है। अब आगे जो है हमारा क्या बोल रहा है आपका कि आपका थर्ड जो है कि इम्बेर्गो सीमाएं क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक केस में 2013 में प्रतिबंध किया गया था, 2024 में पुनः इसको शामिल किया गया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, स्मगलिंग बढ़ी, हिंसा कम होने के बजाय और बढ़ गई है। सीख केवल प्रतिबंध ही समाधान नहीं हो सकता है। भारत के लिए मुख्य अवसर क्या क्या है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। पहला एजेंडा का विस्तार करना विदाउट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, तकनीकी कार्य समूह, मानवाधिकार, हिंसा, गैर विद्रोह। पहले कॉन्सेंस बिल्ड करना होगा, फिर परिभाषा पर चर्चा करना हो चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, तकनीकी सुधार करने के अवसर मिलेगा। ब्लॉकचेन बेस्ड आपका किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट्स किया जा सकता है।
टेम्पर प्रूफ होगा, टाइम स्टैम्पर्ड होगा, फ्रॉड में कमी आएगा, हार्मोनाइज्ड कस्टम डाटा एक्सचेंज होगा। इससे क्या होगा कि आपका किम्बरले प्रोसेस अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनेगा। थर्ड क्या होगा हमारे लिए अवसर है, उत्पादक देशों की क्षमता निर्माण बढ़ेगा। अफ्रीका में रीजन आपका किम्बरले प्रोसेस टेक्निकल हब बनाए जा सकते हैं। ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट, सर्टिफिकेशन, असिस्टेंट, फॉरेंसिक कैपेसिटी आपका कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है। सुधार आपका प्यूंटेटिव नहीं बल्कि कोलैबोरेटिव होगा। और फोर्थ क्या होगा, पारदर्शिता और संस्थागत सुधार होंगे। इंडिपेंडेंट और थर्ड पार्टी ऑडिट्स किया जाएगा। किम्बरले प्रोसेस आंकड़ों का पब्लिक डिस्क्लोजर रहेगा और सिविल सोसाइटी की सक्रिय इसमें भागीदारी भी बढ़ेगी। ओके, अफ्रीका पर विशेष फोकस क्या रहेगा, हीरा खनन लाखों लोगों की आजीविका है। आपका किम्बरले प्रोसेस को एसडीजी से जोड़ना चाहिए। डिसेंट वर्क, पॉवर्टी रिडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, ठीक है। आपका डायमंड रेवेन्यू का उपयोग भी जरूरी है, ठीक है। किसमें, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और स्थानीय अवसंरचना में। नैरेटिव शिफ्ट है जो बैड डायमंड्स रोकना, रिस्पॉन्सिबल डायमंड ट्रेड सक्षम बनाना, यहाँ हमारा काम रहेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। किम्बरले प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या क्या बोल रहा है कि इसका उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के वैश्विक व्यापार को रोकना है, तो ठीक है, ये सही है। ये केवल हीरे के आभूषण के व्यापार पर विनियमित करता है, तो ये क्या आपका सही है, ये आपका नहीं, ये ऐसा नहीं है। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन में वर्ष 2003 में लागू हुआ था, तो ये सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है वैश्विक व्यापार कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, ये नहीं है आपका। दूसरा भी सही है हमारा, तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन किम्बरले प्रोसेस की संरचना को सही रूप से दर्शाता था, तो ऑप्शन नंबर बी, यह सरकार, उद्योग और नागरिक समाज की त्रिपक्षीय व्यवस्था है। तो ये आप याद रखिएगा। ओह, ये केवल हीरा उत्पादक देशों का समूह है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत जो है कौन सा अनिवार्य है, तो प्रत्येक रफ डायमंड कंसाइनमेंट के साथ आपका किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पहला कथन क्या बोल रहा है कि भारत रफ डायमंड का सबसे प्रमुख उत्पादक आपका देश है, तो ऐसा नहीं है। भारत वैश्विक रफ डायमंड इंपोर्ट्स का लगभग 40% करता है, तो ये सही है। सूरत और मुंबई विश्व के प्रमुख डायमंड कटिंग पॉलिश केंद्र है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 और 3 यहाँ से सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन मुद्दा बोल रहा है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू आरआरटीसी प्रोजेक्ट इन केरला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द न्यू आरआरटीसी प्रोजेक्ट इन केरला, ठीक है। केरला में क्या हो रहा है, इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, एक्टिविट्स जो है ऑफ द केरला सर्वोदय आपका मंडलम स्टैगिंग ए प्रोटेस्ट demanding the state government to give up the silver line project in आपका कोझिकोड in 2022, ठीक है। तो इसी के मुद्दे पे ये बात हुआ है, तो प्लीज आप लोग फोकस कीजिएगा। मैं कहीं और से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपका द हिंदू से ही पढ़ाता हूँ। जो भी आता है उसका एनालाइज करके आपके लिए सरलीकरण करता हूँ, ठीक है। क्या है समाचार, केरल में हाई स्पीड रेल प्रणाली को लेकर एक बार फिर सार्वजनिक विवाद उभर आया है। क्या है, पहले प्रस्तावित जो सिल्वर लाइन जो होता है, जिसको बोला जाता था सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना पर केंद्र की सहमति न मिलने के बाद केरल सरकार ने क्या किया है कि अब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको आरआरटीएस बोला जा रहा है, को मंजूरी दी है, जो तिरुवनंतपुरम से कासगढ़ तक राज्य के भीतर ये उच्च गति रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो यही हम लोग को जानना है। तो उससे पहले जो जानना है हम लोग का कि वो जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है ना, आरआरटीएस, नया जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में जानना है। तो ये क्या है, तो यह एक उच्च गति उच्च क्षमता रेल प्रणाली है, जो दिल्ली मेरठ आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर में सफलतापूर्वक लागू होगा। शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए ये उपयुक्त होगा। और प्रस्तावित जो गति है इसका 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा, कम दूरी पर अधिक स्टेशन, इसका ये क्या रहेगा, कम दूरी पर अधिक स्टेशन, ठीक है।
इसमें क्या होगा कि आपका लंबाई और मार्ग क्या है, आपका कुल अनुमानित जो लंबाई है लगभग 583 किलोमीटर का है और दक्षिण से उत्तर यानी तिरुवनंतपुरम से कासगढ़ पे रहेगा, ठीक है? दक्षिण से उत्तर, ठीक है? दक्षिण से उत्तर जाएगा। प्रस्तावित जो भविष्य के विस्तार में मंगलुरु हो गया, कोयंबटूर हो गया, कन्याकुमारी जैसे नज़दीकी महानगरों तक विस्तार की संभावना भी जोड़ी गई है और लागत और समय सीमा क्या है? अनुमानित लागत जो है आपका 1,92,780 करोड़ रुपया अनुमान के आधार पर पूरा नेटवर्क लगभग 12 वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूरा होगा, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। फंडिंग मॉडल कैसा है? तो केरला सरकार ने जो रीजनल आपका रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को दिल्ली आपका आरआरटी मॉडल की तरह ही वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें 20% आपका वित्त जो लेगा फाइनेंस करेगा राज्य सरकार, 20% केंद्र सरकार और 60% जो करेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लॉन्ग टर्म लोन लिया जाएगा, ठीक है? और योजना के पीछे क्या की भूमिका क्या है? तो ये भी याद रखिएगा कि यह कदम मुख्यतः उस जगह को भरने के लिए किया जा रहा है जहां सिल्वर लाइन आपका जो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की तकनीकी और अनुमोदन संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ा था, ठीक है? सिल्वर लाइन परियोजना पहले प्रस्तावित थी लेकिन इंडियन रेलवेज और केंद्र सरकार के अप्रूवल ना मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके जवाब में केरल सरकार ने आरआरटीएस को एक व्यवहारिक सामाजिक रूप से स्वीकार और उच्च गति रेल विकल्प के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। तो ये इसके बैकग्राउंड है, ठीक है? आरआरटीएस को सिल्वर लाइन के विकल्प के रूप में क्यों चुना गया? सिल्वर लाइन और आरआरटीएस, देखिए सिल्वर लाइन ज्यादातर ग्राउंड लेवल एम्बैंकमेंट था, लेकिन ये आरआरटीएस जो है अधिकतर इलेवेटेड आपका मॉडल होगा। फिर सिल्वर लाइन जो है भूमि अधिग्रहण अधिक हो रहा था, लेकिन आरआरटीएस में भूमि अधिग्रहण कम होगा। देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे लगाने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो ये भी आप याद रखें। देखिए सिल्वर लाइन जो है आपका प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा होगा, लेकिन ये जल प्रवाह बाधित नहीं करेगा। और सिल्वर आपका लाइन जो है जन विरोध अधिक अधिक था और इसमें अपेक्षाकृत कम है। आरआरटीएस को पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक रूप से स्वीकार माना जा रहा है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। आरआरटीएस का प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये हम लोग देख लेते हैं। मेट्रो इंटीग्रेशन, ठीक है? इंटीग्रेशन, ठीक है? क्या है? कोची मेट्रो मौजूदा है, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड प्रस्तावित मेट्रो है। बेहतर क्या होगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगा और दूसरा क्या होगा कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी केरल से के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़े जाएंगे और यूनिफाइड जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम ये बनाएगा। थर्ड क्या है कि पर्यावरणीय लाभ होगा, अधिकांश मार्ग पिलर और वेडकट यानी इलेक्टेड पे होगा और एम्बैंकमेंट्स और टनल्स केवल जहां आवश्यक हो वहीं बनाया जाएगा। बाढ़ एवं जल भराव की समस्या इससे कम होगी। ओके, अब यहाँ पे है कि चरण इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो 4 चरणों में होगा, ठीक है? फेज 1 में त्रावणकोर लाइन बिछाया जाएगा जो तिरुवनंतपुरम से त्रिशूर जाएगा, ठीक है? जो 284 किलोमीटर का रहेगा। तिरुवनंतपुरम प्लस कोची मेट्रो शामिल होगा इसमें। लक्ष्य 2033 तक ये पूरा करवाएगा। फेज 2 जो होगा मालवार लाइन होगा, त्रिशूर से कोझिकोड जाएगा और कोझिकोड मेट्रो शामिल होगा इसमें। और फेज 3 में होगा कन्नूर लाइन जो बनाया जाएगा कोझिकोड से कन्नूर तक, ठीक है? फेज 4 में कास्कड लाइन, ठीक है? कन्नूर से कास्कड बनाया जाएगा पूरे राज्य व्यापक नेटवर्क जो होगा 2036 तक। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा, ठीक है? अब आगे जो हम लोग का एमसीक्यू है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में आप विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान संघीय व्यवस्था का साथ एकात्मक विशेषताओं को भी सम्मिलित करता है। रेल परिवहन पूरी तरह राज्य सूची का विषय है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट केंद्र में राज्य समन्वय आवश्यकता होता है, तो ये सही है। तो 1 और 3 केवल ए, ठीक है? ऑप्शन ए होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के संदर्भ में बताइए। जीएसटी काउंसिल, आपका नीति आयोग हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल, ये सब क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के संदर्भ में उदाहरण सही है? तो हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है? अगला जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा घटक सम्मिलित होते हैं? तो पहला आपका परियोजनाओं के समुचित योजना, ये भी सही है। दूसरा क्या है? पारदर्शी वित्त पोषण व्यवस्था होना चाहिए, ये भी सही है। थर्ड, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन भी जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 1, 2, 3
अगला जो क्वेश्चन है कि केरल के प्रस्तावित आरआरटीएस प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि यह मेट्रो रेल परियोजना के साथ एकीकृत कराने के लिए डिजाइन किया गया, तो ये सही है। इसका वित्त पोषण केवल राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या 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 कह रहा है कि यह परियोजना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आवश्यकता को दर्शाता है, तो ये थर्ड हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3। ओके, और हमारा जो आज लास्ट मुद्दा है, जो क्या है कि व्हाट इज द करंट कंट्रोवर्सी अराउंड फॉर्म 7। देखिए, फॉर्म 7 के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फॉर्म 7 के बारे में समाचार क्या है इसका, चल रहे स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो है, उसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं के दौरान फॉर्म 7 बड़े पैमाने पर उपयोग और दुरुपयोग और इसके कारण लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लेकर गंभीर संवैधानिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक चिंताएं सामने आई है। तो फॉर्म 7 है क्या, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो फॉर्म 7 का उद्देश्य जो है, फॉर्म 7 का उपयोग मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल में नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने हेतु किया जाता है। ठीक है, किन आधारों पर फॉर्म 7 जो है 7 दाखिल किया जा सकता है, तो अगर मतदाता की मृत्यु हो गई है, डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, निवास स्थान परिवर्तन हो गया है, आय, नागरिकता या गलत जानकारी के कारण अयोग्यता हो गया है। ठीक है, तो ये फॉर्म 7 डाला जाता है। ठीक है, कानूनी आधार आधार क्या देता है, वही आरपीए एक्ट 1950, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के सेक्शन 13 जो है धारा 2 और आपका आरआरई के रूल्स के अनुसार प्रत्येक आपत्ति फॉर्म 7 में ही होगी। ठीक है, प्रत्येक आपत्ति फॉर्म 7 में ही होगी। आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है, कौन कर सकता है, जिसका नाम पहले से मतदाता सूची में हो। ठीक है, ठीक है, फॉर्म 7 के तहत बूथ लेवल जो एजेंट्स रहेंगे, बीएलए जो रहेंगे, को भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। और 2022 का संशोधन जो है आपका क्या हुआ था इसमें, तो ये भी आप देख लीजिएगा। पहले क्या था कि केवल उसी बूथ पोलिंग स्टेशन का मतदाता आपत्ति कर सकता था, लेकिन अब 2022 में संशोधन के बाद क्या है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता फॉर्म 7 दाखिल कर सकता है। उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना, और समस्या है इसमें मास ऑब्जेक्शन और संभावित दुरुपयोग होता है। ठीक है, दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय क्या किया गया है, यदि कोई व्यक्ति 5 से अधिक फॉर्म 7 दाखिल करता है, तो आपका इलेक्टोरल आपका जो आपका ऑफिसर रहेगा, उसके द्वारा अनिवार्य सत्यापन हो, बीएलओ द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। मृत्यु के मामले में आपका 3 पड़ोसियों के हस्ताक्षर जरूरी है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी हो, और अनुपस्थिति पर 3 बार भौतिक दौरा अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, प्रक्रियात्मक अधिकार क्या है, तो ड्यू प्रोसेस जो है, संबंधित मतदाता को सुनवाई का नोटिस जरूरी है। ईआरओ को निर्णय के विरुद्ध आप जारी कर सकते हैं। 15 दिनों के भीतर ही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आप अपील कर सकते हैं। यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लगाए गए हैं एमसीक्यू। ठीक है, फॉर्म 7 के संदर्भ में तो क्या है कथन पहला कि इसका उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने की आपत्ति दर्ज कराने हेतु किया जाता है, सही है। यह केवल मृत मतदाताओं का नाम हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल्स जो है 1960 के अनुसार फॉर्म 7 से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो केवल निर्वाचन आयोग ही फॉर्म दाखिल कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। आपत्ति केवल उस व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसका नाम पहले से मतदाता सूची में शामिल हो, तो ऑप्शन नंबर सी। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है, प्लीज आप लोग 1000 सब्सक्राइब पूरा करवाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और लाइक जरूर कीजिएगा यार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,